तो ये करने से क्लियर नहीं होगा, इसके लिए क्या बोल लिखा हुआ है इसे आप पहले ट्रांसलेट कीजिए। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ देखिए, राधा गीत गाती है जिसपे वर्ब का असर होता है। वेलकम टू दिस ऑक्सफोर्ड टॉक्स स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। आई एम मोहम्मद फारूक आजम एंड माय मिशन इज टू हेल्प यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फेयरलेसली एंड कॉन्फिडेंटली। लेट्स बिगिन विद टुडे लेसन। आज के लेसन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ स्पेशली कि किसी भी हिंदी को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसे सीखने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है आप पढ़ते आ रहे हैं, टेंस पढ़ाई करते हैं। टेंस पूरी पढ़ने के बाद भी आप अपने हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, बहुत सारी दिक्कतें होता है। आज मैं आपके लिए बहुत खास तरीका लेकर आया हूं। होगा तो टेंस, लेकिन इनके सीखने का और मेरे बताने का तरीका कंप्लीटली अलग होगा। इस एक रूल से मैं आपको इस टेंस में एक रूल बताने वाला हूं जिससे कंप्लीट सारे हिंदी को आप अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं अगर आप किसी भी हिंदी को अंग्रेजी बनाने से आप परेशान हैं और फंस जाते हैं, टेंस पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं रह पाता है, तो आप एक बार हमारे वीडियो को आप देखिए, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से एक फॉर्मूले से अपने सारे हिंदी को अंग्रेजी आप बना सकते हैं। एंड दैट फॉर्मूला क्या है मैं आपको बोर्ड पे ले जाके समझाता हूँ। आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अगली वीडियो अगर डालूं तो आप तक पहुंचे एंड आप उसे देख पाए। आप खुद भी देखें, दोस्तों को भी शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वो कमेंट करें। अगर आपको लगता है कुछ चेंज किया जाए, कुछ ऐड किया जाए और कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आइए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं समझने के लिए। टेंस देखिए, मैंने बोला टेंस तो टेंस होगा, लेकिन हम अलग तरीके से इसे सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस द यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेंस, मतलब टेंस को हम एक अलग अनोखे तरीके से सीखने जा रहे हैं। ठीक है, एनी सेंटेंस ऑफ हिंदी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश विथ वन फार्मूला, राइट। मतलब कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ एक फॉर्मूले से ट्रांसलेट किया जा सकता है। मतलब आपका कौन सा सेंटेंस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ हमारे दिए गए एक फॉर्मूले से सारी हिंदी को अंग्रेजी बना सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। वेरी गुड, जोर से बोलो समझ रहे हैं। एंड ठीक है, मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए ये फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, जो ये एक मैजिकल फॉर्मूला है जहां सारी हिंदी को अंग्रेजी आप बना सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब एस प्लस बी एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें अगर इसी एक फॉर्मूले से सारे हिंदी को हम अंग्रेजी बना सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को हमें समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है एंड ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एस फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, ये कैसे पहचानेंगे, अगर आपके पास कोई सेंटेंस आता है एंड फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एंड ऑब्जेक्ट, तो आप कैसे पहचानेंगे दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। तो आप देखिए कौन हो सकता है सब्जेक्ट सेंटेंस में, अ पर्सन हु डज समथिंग और अबाउट हुम या व्हाट समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब अ पर्सन हु डज समथिंग, एक आदमी जो कुछ करता है, या अबाउट हुम या व्हाट समथिंग इज सेड, मतलब एक आदमी जो कुछ करता है या जिसके बारे में कहा जाता है। एक्चुअली वर्ब जो है वो सिर्फ करना नहीं है, इसमें तीन वर्ब होते हैं, करना, होना एंड रखना। तो अगर कोई सेंटेंस करने वाला होगा तो अब तो आप डायरेक्ट पहचान जाइएगा। अगर मैं सब्जेक्ट का पहचान दूं कि जो करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करता। जैसे मैं शिक्षक हूं, मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ये मेरा पोजीशन है, मेरी हालात बताया जा रहा है कि मैं कौन हूं, तो मैं शिक्षक हूं। तो जो एक्शन वाला होगा तो आप करने से पहचान जाएंगे, लेकिन अगर एक्शन नहीं होगा, पोजीशन होगा या पोजीशन होगा, मीन्स मेरी स्थिति बताएगा या मेरा अधिकार बताएगा, तो ये करने से क्लियर नहीं होगा। इसके लिए क्या बोल लिखा हुआ है, अबाउट हुम या व्हाट, अगर इंसान होगा तो हुम और अगर कोई चीज होगा तो व्हाट, तो जिसके बारे में कहा जाता है।
या तो वो काम करने वाला हो या उसके बारे में कहा जाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। आप हिंदी देख सकते हैं, दिए गए सेंटेंस में जो काम दिए गए सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। मैं इसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अब हाँ, एग्जाम्पल समझते हैं ये कि आम, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है मोहन आम खाता है, तो इस आम को खाने का काम कौन करता है, मोहन करता है। मोहन कौन हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब याद देखिए, राधा गीत गाती है, तो गीत को गाने का काम कौन करती है, राधा करती है, एम आई राइट। तो ये राधा हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब अगर हम इसे ट्रांसलेट करते हैं सपोज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मोहन, ठीक है, एंड ये करता क्या है, इट्स क्या खाता है, अ मैंगो। सो मोहन आम खाता है, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। दूसरा देख सकते हैं, राधा गीत गाती है, तो ये राधा सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसे हम अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, राधा गीत गाना, सिंग तो हो गया सिंग्स, एंड देन अ सॉन्ग। ये एस वर्ब में क्यों लगा है, इस पे हम लोग बात करेंगे आगे। अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट आपने सीखा। अब आगे हम लोग सीखेंगे, क्योंकि दूसरा वर्ड वर्ब है, बिफोर वर्ब, तो हम लोग आगे सीखने जा रहे हैं कि हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे वर्ब कौन है, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक है, आप उसको निकाल के जहां से ढंग से समझाएंगे। हाँ, वो करने वाला सेंटेंस है, उसे आप समझ पाए। अगर वो एक्शन वाला नहीं होगा, जैसे लिखा हुआ वह शिक्षक है, राइट, तो यहां आप समझने की बात यह है, शिक्षक कौन है, वह शिक्षक है। शिक्षक कौन है, वह है, तो वह कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। यहां देखिए, ये टीचर, राइट, ही इज अ टीचर, टीचर कौन है, सब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। दूसरा पढ़िए, उसके पास एक स्कूटी है, तो ये किसके पास स्कूटी है, उसके पास, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। सो सी हैज अ स्कूटी, दिस इज सब्जेक्ट। मतलब कि अगर एक्शन होगा तो उसके करने से हम पहचानेंगे, और एक्शन नहीं होगा तो जिसके बारे में कहा जाता है। तो यहाँ वह शिक्षक है, शिक्षक कौन है, वह है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। यहाँ उसके पास स्कूटी है, किसके पास स्कूटी है, तो उसके पास स्कूटी है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अगला, बिफोर वर्ब। वर्ब हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि कौन है, देख सकते हैं आप जी, बिफोर वर्ब, ये वर्ब कौन है, आप देखिए यहाँ पे, verb is a word which shows what a subject does। जो मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ये सेम डेफिनेशन आप ग्रामर के बुक में ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, वो एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ है, वो खास करके आपके लिए, कि आप बेहतर से जल्दी समझ पाए। क्या है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज व्हाट अ सब्जेक्ट डज। मतलब वर्ब एक वर्ड है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है। हु, देखिए, हु, हु, हाउ, वेयर अ सब्जेक्ट इज, मतलब सब्जेक्ट क्या करता है, ये एक वर्ब है। दूसरा, हु, हाउ, वेयर, कौन, कैसा, कहां, अ सब्जेक्ट इज, ये एक दूसरा वर्ब है। एंड व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट के पास क्या है, ये एक तीसरा वर्ब है। तो वर्ब कौन होता है, जो ये बताता है, आप यहाँ हिंदी में देख लीजिए, बेहतर होगा। हाँ, आप इसे हिंदी में देखिए। वर्ब यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। वर्ब यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। पहला वर्ब, सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है। दूसरा वर्ब, एंड सब्जेक्ट के पास क्या है, ये तीसरा वर्ब। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, जो आपको प्रॉपर और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा वर्ब के बारे में।
देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है मोहन आम खाता है, राइट। मोहन आम खाता है। तो अब हम ये बताइए कि ये देखिए मोहन, मोहन राइट, मोहन क्या करता है, खाता है। तो मोहन क्या करता है, तो हमारा वर्ब कौन हुआ, खाना, ये वर्ब हो गया। अब इसकी अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, जैसे देखिए, अच्छा वो मुझे खुद लिखना पड़ेगा, हाँ। तो मोहन, मोहन क्या करता है, खाता है। तो ये खाना क्या हुआ, वर्ब हुआ। इसको हम अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मोहन इट्स अ मैंगो। हमारा वर्ब कौन है, ये इट्स है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं एक्शन के अलावा, क्योंकि आपके पास 3 वर्ब है, एक करता तो आपने देख लिया, अब है सब्जेक्ट कौन है, कहां है एंड कैसा है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए सेंटेंस क्या है, अब यहां ये, हाँ देखिए सेंटेंस क्या है, वह शिक्षक है, राइट, वह शिक्षक है। तो ये तो प्रोनाउन है ही, और ये क्या है, नाउन है। तो बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन है, ये क्या कहा गया था कि सब्जेक्ट वर्ब ये बताता है सब्जेक्ट कौन है, कहां है, कैसा है। तो वह सब शिक्षक है, तो सब्जेक्ट जो है कौन क्या है। अगर मैं इस है को हटा दूं तो वह एंड शिक्षक दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, राइट। तो वह है शिक्षक, तो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन हुआ, है हुआ। यहाँ देख सकते हैं ही इज अ टीचर, राइट। ये जो इज है वो हमारा वर्ब हुआ, एंड ये कहां से आया है, हम लोग तीनों वर्ब पे डिस्कस करने वाले हैं अभी। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, उसके पास एक स्कूटी है, उसके ये सब्जेक्ट है, आपको भी पता है। एक स्कूटी ये नॉर्मली नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ जो वर्ब है वो है पास एंड है, ये दोनों मिलके वर्ब है। उसके पास स्कूटी है, तो ये पास जो है, जो पास अधिकार की जानकारी देता है वो कौन है, हमारा वर्ब है। अब यहां देखेंगे सी हैज, ये हैज हमारा वर्ब है, सी हैज अ स्कूटी। वर्ब पे हम बात कर रहे थे कि वर्ब आपका मीनिंग देगा, या तो काम होता है, या ये बताता है सब्जेक्ट कौन है, कहाँ कैसा है, या ये बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को। O for ऑब्जेक्ट, ये कौन है, देखिए an object is a word on which there is an effect of a verb or which comes after a verb। मतलब ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है, हिंदी देख लीजिए, दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जिसपे वर्ब का असर होता है या जो वर्ब के बाद आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ लिखा है जो वर्ब के, जिसपे वर्ब का असर होता है। तो अगर एक्शन वाला वर्ब है तो ऑब्जेक्ट पे असर होगा, अगर ये वर्ब एक्शन वाला नहीं है, पोजीशन या पोजीशन होगा, तो उस पर असर नहीं होगा। इसलिए कहा गया है या तो जो वर्ब के बाद आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मोहन आम खाता है, क्या है एग्जाम्पल, मोहन आम खाता है, राइट। तो मोहन आम खाता है, तो ये आम को कौन खाता है, मोहन। तो आम मोहन खाता है, और खाने से फर्क किस पे पड़ा, आम गायब हो गया। अगर मोहन खाता है तो क्या खत्म हो गया, आम। तो खाने का असर किस पे हुआ, आम पे। तो आम हमारे ये कौन हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। अगर मैं इसे ट्रांसलेशन बना हुआ तो क्या लिखूंगा, मोहन एंड देन इट्स, और ये खाने से ये आम डायरेक्टली अपना अस्तित्व ही खो देता है। ये खाने का असर डायरेक्ट इस पे आया, इसलिए कौन हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। मैं एक दूसरा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं एक दूसरा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एग्जांपल क्या है, वह शिक्षक है, वह शिक्षक है, राइट। तो यहाँ पे हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये चूंकि यहाँ पे एक्शन नहीं है, राइट। तो इसे आप पहले ट्रांसलेट कीजिए, तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, मैं ऊपर लिख देता हूं, ही एंड देन इज एंड देन अ
टीचर। तो यही तो हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑलरेडी सीख चुके हैं। इज यहाँ पे ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आया, टीचर आया, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, टीचर हुआ। यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन ऑब्जेक्ट को बताने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर एक्शन है तो ही इफेक्ट है, तो ही आप ऑब्जेक्ट पता कर पाएंगे, वरना आपके स्पेशली जो वर्ब के बाद नाउन होगा ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप सब्जेक्ट को पहचान लिया, वर्ब को पहचान लिया एंड ऑब्जेक्ट को पहचान लिया। अब मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं ये सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो सारे हिंदी को अंग्रेजी में बना देगा, वो काम कैसे करता है वो आप देख सकते हैं हमारे आगे के वीडियो में। देखिए यहां लिखा हुआ है हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स। ये जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिससे आप एक से फॉर्मूले से सारे हिंदी को अंग्रेजी बना सकते हैं, वो एक्चुअल में काम कैसे करता है वो आप देखिए। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। अपना फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस का एग्जांपल ले रहा हूं, आप सेंटेंस देख सकते हैं। देखिए हमने बोला हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा, फॉर्मूला एक है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इतना सारा हिंदी का अगर वाकई में ये फॉर्मूला काम करता है, तो इस सबों के लिए अगर हम सेट कर दे बनाना, तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आए, तो मैं लिख दूंगा आए। उसके बाद चाहिए वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, तो ये बनेगा एट, क्या खाता हूं, तो अ मैंगो। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मैं एक ही फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से सारे हिंदी के बनाऊंगा, तो इस सारे हिंदी का इंग्लिश क्या होगा, आई ईट अ मैंगो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया एंड ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आई ईट अ मैंगो अगर मैं बोलूं तो क्या सारा मीनिंग निकलेगा, जवाब होगा नहीं, राइट। तो आप अगर ये मीनिंग सारा नहीं निकलता है तो फिर मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, मैं लगातार कह रहा हूं एक फॉर्मूले से सारे हिंदी को अंग्रेजी बना देंगे, लेकिन यहाँ पे ये फेल होते दिख रहा है। आई द मैंगो बोले से ये सारा हिंदी नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग डिटेल में जाएंगे ये जानने के लिए कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, जिसे एक फॉर्मूले से सारे हिंदी को अंग्रेजी बनाएंगे, तो कहाँ चेंज होता है एंड कहाँ चेंज नहीं होता है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस देखने के लिए स्पेशली हमको आपको ले चलते हैं। डन, ठीक है। अब देखिए हम इसे चेक करते हैं कि इस जो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है इसमें कहाँ चेंज होता है कहाँ चेंज नहीं होता है। देखिए आप खुद देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, राइट। आप जितनी बार भी सेंटेंस बदला हो, क्या इस सब्जेक्ट में कोई चेंज दिखा, क्या इस सेंटेंस में कोई चेंज दिखा, नहीं। मतलब सब्जेक्ट में टाइम की वजह से जो चेंजेज होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा देखिए ये है आम, ये क्या है, आम। तो आप ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नो चेंज, दूसरा है ऑब्जेक्ट। अब देखिए जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बदला है सेंटेंस में, क्या इसमें कोई बदलाव हुआ ऑब्जेक्ट में, यहां भी नो चेंज। मतलब के 3 वर्ड से फॉर्मूला बना सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कभी भी किसी भी कीमत पे सेंटेंस में टाइम की वजह से जो बदलाव होता है उसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता। और नहीं होने का कारण यह भी है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये तय है। और यहाँ भी सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है, कुछ और होता है, तो उस वक्त के लिए जहां पे सब्जेक्ट की जगह पे वो आएगा, वो नाउन या प्रोनाउन का रूप लेकर आता है और इससे टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 3 वर्ड का फॉर्मूला, आपका 3 वर्ड का फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर चेंज हो रहा है तो कहां हो रहा है, आप देख सकते हैं खुद, आप देख सकते हैं खुद यहाँ पे। ये देखिए खाता हूं, खाया, खा रहा हूं, खा रहा था, खा चुका हूं, खा चुका था, खाऊंगा एंड खाता रहूंगा। मतलब के यस चेंज, मतलब के कहाँ चेंज हो रहा है, वर्ब में चेंज हो रहा है। तो अगर आपको ये बता दिया जाए कि टोटल वर्ब कितने हैं एंड इस टोटल वर्ब के एग्जैक्टली टोटल वर्ब कितने हैं, मतलब टोटल कितने तरह के वर्ब पाए जाते हैं, और ये टोटल जो वर्ब है उसके कितने फॉर्म्स हैं, किसके पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो आप चाहे सेंटेंस कोई भी हो, आसानी से ये जानने के बाद
आप किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बना सकते हैं। तो अगला हम जो अभी आपसे डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में जो टोटल वर्ब है वो कितने हैं, कितने तरह के वर्ब पाए जाते हैं, इसके जो 5 फॉर्म्स है या जितने भी फॉर्म्स है उस फॉर्म को हम कहाँ कैसे लगाते हैं। अगर ऐसा होता है तो 500% गारंटी के हिसाब से आप किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एंड वहां मैं आपको ये स्पेशली बताऊंगा कि ये जो वर्ब है, खास करके ये जो वर्ब है वो कितने तरह के वर्ब है और कितने फॉर्म्स है, कौन सा वर्ब का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और किस वर्ब को कहाँ लगाते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो 500% गारंटी के साथ कोई भी हिंदी को आप अंग्रेजी बना सकते हैं। कोई प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो अब मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ एंड हमारे डिस्क्रिप्शन में स्पेशली दूसरे वीडियोज का सारा लिंक मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो यू मस्ट सब्सक्राइब सो दैट अगर फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको तक आएगा और आप इससे बेनिफिट उठा पाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।